कौन हो तुम और तुम्हारे बेटे और बीवी के सामने बताऊं तो सुनो। जहां तुमने धमाका किया, जहां तुमने छोटे छोटे तुम्हारे बेटे जैसे मासूम बच्चों को मारा, जहां तेरी बीवी जैसी बेगुनाह औरतें मरी। मैंने कहा तो ना जाने मेरे लहजे में इतनी नफरत और वहशत कहां से आ गई थी। उसकी बीवी भी फटी फटी निगाहों से बलराज को देख रही थी। बलराज तुम? उसकी बीवी ने दहशत से पूछा। नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो, उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, बकवास बंद कर और चल, मुझे बाहर तक छोड़कर आ। तुम? वो बेबसी से कुछ भी नहीं कह सका। बलराज, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें या तुम्हारे बेटे को मारना नहीं चाहता, और तुम मरोगे, तुम्हारी जगह कोई और दूसरा ले लेगा, सो मारने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तुम मजबूर करोगे तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हो तुम? उसने दांत पीसते हुए पूछा। मैं तुम्हारे बड़ों को अलर्ट करने आया हूं। रुक जाओ, वरना हम यूं भी घुसकर मार सकते हैं। सिर्फ एक रास्ता, मुझे बाहर तक छोड़ दो, वरना हम चारों के अलावा कुछ मजीद लाशें भी गिर सकती हैं। मैंने लफ्ज चबा चबा कर कहा और सेफ्टी केज हटा दिया। इंतहाई दहशत अंगेज लम्हात फैल गए थे। यूं लग रहा था जैसे एक लम्हा घंटों पर मोहित हो। वो सोच रहा था कि उसकी बीवी ने बेबसी से रोते हुए कहा, बलराज चलो, हाँ चलो, लेकिन वादा मेरे बच्चे और। इसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, उस वक्त तक नहीं जब तक मुझे कोई खतरा नहीं होगा। उसने कदम बढ़ा दिए। मैंने छुरी दोबारा शर्ट में डाली, पिस्टल बलराज की कमर पर रखा, उसके बेटे को साथ लिपेटा और बेडरूम से बाहर चल दिया। हम लाउंज में से निकले तो बावर्ची हमें देख रहा था। शायद उसे कोई शक हो गया था। मैंने पिस्टल से बलराज को टहौका दिया। वो थोड़ा तेज हुआ। हम पोर्च में आ गए जहां उसकी महंगी गाड़ी खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मैं उसके बेटे को लेकर पिछली सीट पर बैठा और पिस्टल उसकी पुश्त से लगा दिया। उसने बादल नख्वास्ता कार आगे बढ़ा दी। मुझे सिर्फ यह डर था कि बैरूनी गेट के पास मुठभेड़ न हो जाए। लाशौरी तौर पर मैंने पिस्टल का दबाव बढ़ा दिया। अगले चंद लम्हों में हम गेट पार कर चुके थे। मैंने तेजी से फोन निकाला और रीतू को फोन कर दिया। उसने पहली बिल पर ही फोन उठा लिया था। तभी मैंने तेजी से कहा, लोकेशन भेज रहा हूं, फॉलो मी। ये कहते ही मैंने कुछ भी सुने बगैर कॉल बंद कर दी। मेरी पूरी तवज्जो अब उस जदीद कॉलोनी से निकलने पर थी, इसलिए जल्दी में लोकेशन भेज दी। अब जहां भी जाता उन्हें पता चल जाना था। देखो तुम जो कोई भी हो, अगले 2-3 घंटों में यहां से निकल जाना। अगर तुम पकड़े गए, मेरा वो स्टेटस नहीं रहेगा जो पहले था। बलराज ने मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए कहा ना, मुझे किसी से नहीं, तुम्हारे प्लान से मतलब है। ये खत्म कर दो, कोई भी सामने नहीं आएगा। मैंने कहा तो वो तेजी से बोला, इसका मतलब है नजर अंसारी भी? वो कौन है? मैंने जानबूझकर कहा। तभी मुझे अचानक लगा कि जैसे वो मेरी बातें कहीं सुना रहा है और वो इन्हीं बातों में किसी को अलर्ट कर रहा है। यकीनन कार में कोई ऐसी डिवाइस या कोई आला होगा। चलो कोई बात नहीं, ये प्लान समझो खत्म है। लाहौर वाला, तुम वापस पलट जाओ। उसने जानबूझकर लाहौर का नाम लिया था ताकि सुनने वाला समझ जाए कि वो किन के घेरे में है। तेज चलाओ। मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय गुर्राते हुए कहा तो उसने रफ्तार बढ़ा दी। मुझे खतरा महसूस होने लगा था। उसने अगर किसी को पैगाम दे दिया था तो अब तक वो लोग हरकत में आ चुके होंगे। हम कॉलोनी से निकल आए थे। रास्ते में कई सिक्योरिटी वाले मिले भी, लेकिन हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं हुए। ये लम्हात मुझ पर भारी थे। मैं गन पॉइंट पर वो कार नहीं छीन सकता था। ऐसी गाड़ियां ट्रैकर के बगैर नहीं चलती। मेरे पास इस वक्त कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी जिसे ट्रैकर को जाम किया जा सके, इसलिए चंद कदम के फासले पर वो गाड़ी मेरे लिए पिंजरा साबित हो सकती थी। अगरचे बलराज का फोन मेरे पास था, उसने ट्रैकर वालों से वहीं से राब्ता करना था, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे अंदाजा था कि हमारी बातें कहीं सुनी जा रही हैं। मुझे एहसास होने लगा कि सामने कोई मेन रोड पर आ रहा है। तभी मैंने एकदम से बलराज से कहा, कार रोको। क्या हुआ? उसने तेजी से पूछा। मैंने कहा, गाड़ी रोको। मेरे वहशत ज़दा अंदाज पर उसने गाड़ी रोक दी। एकदम से सुकून छा गया। बलराज, मैंने कहा था ना कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। हाँ ना, देखो मैं तुम्हें यहां तक ले आया हूं। उसने तेजी से कहा तो मैंने सर्द लहजे में कहा, मगर हमारी बातें कहाँ सुनी जा रही हैं? वो तो कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं। उसने तेजी से कहा तो उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बात भले नहीं सुनी जा रही होगी, लेकिन मैं अब सुना रहा हूं। मैं यहां हूं, पकड़ लो मुझे अगर पकड़ सकते हो। अगले 2-3 घंटे में यहां लुधियाने में रहूंगा। मैं अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं, मैं यहां आया ही मरने के लिए हूं, मगर तब तक किस किस ने मरना है ये फैसला कर लो। ये कहते ही मैं बाहर निकलने लगा तो बलराज ने इंतहाई तेजी से हाथ डैशबोर्ड में डाला
डैशबोर्ड खुल गया, सामने पड़ा पिस्टल मुझे दिखाई देने लगा। इस पर इसकी बेगम की चीख निकल गई। सॉरी, बलराज बोला। देखो भाभी, मैं सुकून से उतर कर जा रहा था, मगर तुम्हारा शौहर कितना अहमक है, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूंगा, वादा। लेकिन ये कहते ही मैंने पिस्टल बलराज के सर पर रखा और फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और बलराज के सर में सुराख हो गया। विंडो स्क्रीन पर खून के छींटे फैल चुके थे। बलराज का सर स्टीयरिंग पर टिक गया था। इसकी बीवी फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। मैं अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर धीमी आवाज में बोला, भाभी जी, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें भी मार सकता हूं और तुम्हारे बेटे को भी, लेकिन नहीं, मैं जालिम नहीं। मैं कौन हूं, कैसा दिखता हूं, क्या लेकर गया हूं, अगर इस बारे में बताया तो फिर। मैंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी तो वो तेजी से दहशतज़दा अंदाज में सर हिलाने लगी। मैंने मजीद कुछ नहीं देखा और बैग समेत कार से बाहर निकलकर एक तरफ जाती हुई सड़क पर तेज तेज कदमों से चलने लगा। मैंने फोन निकाला और रितु का नंबर पुश कर दिया। उसने फौरन मेरी कॉल रिसीव कर ली। कहाँ तुम, मैंने पूछा। यही कोई 2-3 मिनट के फासले पर, उसने हज़ियानी अंदाज में कहा। बस जल्दी पहुंचो, वरना मैं यहीं घेरा जा सकता हूं, मैंने तेजी से कहा तो वो बोली, बस पहुंच गए, तुम कहीं छुप जाओ, बस तुम आ जाओ, मैंने कहा और शर्ट में से छुरी निकालकर बाहर फेंकती। वो मुझे भी लग सकती थी। मुझे नहीं अंदाजा था कि पिस्टल में कितनी बुलेट हो सकती है। मैं इस वक्त इंतहाई रिस्क पर था। अगले 5 मिनट में जहां मैं कोई 200 कदम चला हूंगा, रितु मेरे करीब आ गई। उसने गाड़ी का रंग और मेक बताया। वो सामने से आ रही थी। वो मेरे करीब पहुंच गई। मैं इसमें जा बैठा तो एक तवील सांस मेरे मुंह से खारिज हो गई। रितु पिछली नशिस्त पर थी। मेरे बैठते ही उसने मुझे अपने साथ लगा लिया, यूं जैसे मुझे अपनी पनाह में ले रही हो। मैं चंद लम्हे यूं ही रहा। मुझे सुकून सा महसूस होने लगा, लेकिन जंग तो अब शुरू हुई थी। मैंने रितु को हटाते हुए सेल फोन निकाला और राम टिकैत का नंबर मिलाया। वो भी मेरे ही इंतजार में था। मैंने कहा, बलराज, नो मोर। ओह, तुम कहाँ हो? निकल आया हूं, और हाँ, नंदलाल बेकसूर है, वो फंस जाएगा, उसका कुछ करो, मैंने तेजी से कहा। वहां हलचल मच गई है। वो मेरे साथ दूसरे फोन पर है। मैंने उसे निकाल दिया है। तुम जितना जल्दी हो सके वहां से निकलो, उसने कहा। तो मैंने पूछा, किस तरफ, संभाल सकोगे? हाँ यार, उधर ही से निकलो, दरिया की तरफ, वहीं मिलता हूं आकर, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। अगले 1 मिनट के अंदर उसने लाड़ियां कला के उसी घर की लोकेशन भेज दी। मैंने चंद में सोचा और फिर उसे कॉल कर दी। नहीं, अब हमें इधर नहीं जाना, मैंने साफ कह दिया। तुम लोगों को थोड़ी देर रहना होगा वहां पर, इसके बाद वहां से निकल आगे जाना है, उसे समझाते हुए कहा। कहां पर, मैंने पूछा तो वो बताने लगा। दरिया पार एक छोटा सा गांव है, वहीं फार्म हाउस है। वो बहुत, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे फौरी तौर पर यह शहर छोड़ना है, वरना मैं यहीं दबा लिया जाऊंगा। मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो यार, उसने परेशानी में पूछा। बलराज के घर में कैमरे लगे हुए हैं, मेरी कई तस्वीरें उसमें आ गई हैं, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। तो वो बोला, ओके, परेशान ना हो, तुम्हारे लिए एक महफूज जगह है बस, उसने कहना चाहा। तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे चंडीगढ़ के लिए निकलना है, वो भी हर हाल में। वहां तक पहुंचने के लिए महफूज बंदोबस्त चाहिए। मैंने अपना असल मुद्दा बयान कर दिया। ओह, तो ये बात है, चलो राब्ते में रहो, अभी हो जाता है, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। हम इस वक्त शराब भांगड़ में कहीं थे जब उसका फोन आया। उसने एक लग्जरी गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया था और यह भी इंदिया दे दिया था कि वहां एक महफूज रहाइश का भी इंतजाम हो चुका है। तकरीबन 2.5 घंटे के सफर के बाद हम चंडीगढ़ के मुजाफात में पहुंच गए। हम बरसगीर के बासियों की अजीब सी नफ्सियात है। हम ज़हनी तौर पर अब भी गुलामाना शाऊर रखते हैं। लग्जरी गाड़ी के अंदर कोई भी बैठा हो, उसे पूछना तक गवारा नहीं करते। छोटी गाड़ी में कोई जितना शरीफ बंदा हो, उसे हर जगह चेक किया जाएगा। राम टिकैत ने इसी नफ्सियात का फायदा उठाया था। नेशनल हाईवे पर सफर करने के बावजूद किसी ने हमें नहीं पूछा था। जहां कहीं टैक्स देना था वहीं देते गए। जब मुझे यकीन हो गया कि हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, तो मैंने बिमला को फोन कर दिया। उसने मेरा फोन रिसीव करते ही कहा, ये तुम चंडीगढ़ कैसे पहुंच गए हो? चलो अच्छा है, अब तुम्हें समझाना नहीं पड़ा, फौरन यहां आ जाओ, मैंने किसी तमहीद के बगैर कहा। तो वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, सच्ची? उसने खुशी से कहा, हाँ यार, तेरी बहुत जरूरत है, मैंने कहा। ओके, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ठीक है, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। तभी मेरे साथ बैठी हुई रितु ने मुझसे पूछा, उसे क्यों बुला रहे हो? कहा ना, उसकी मुझे जरूरत है, मैंने आम से अंदाज में कहा। तो उसने मजीद सवाल नहीं किया, यहां तक कि हम बालूंगी के इलाके में पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा 2 मंजिला घर था। जहां में पहुंचाने के बाद ड्राइवर अपनी लग्जरी गाड़ी लेकर निकल गया। वो घर साफ सुथरा और हर तरह से आरास्ता था।
पोर्च में 2 गाड़ियां खड़ी थी। वहां एक जोड़े ने हमारा इस्तकबाल किया। हमें दूसरी मंजिल पर पहुंचाकर फ्रेश होने के लिए कहा गया। इन्हीं लम्हात में बिमला का फोन आ गया। ए राजवीर, अगर मैं अभी चलूं यहाँ जयपुर से ना, तो बाय रोड तुम तक पहुंचने में 11-12 घंटे लग जाएंगे। मतलब कल 11-12 बजे के करीब पहुंचूंगी। ओह, ये तो बड़ा लंबा सफर होगा, मैंने तशवीश से कहा। और अगर मैं बाई एयर आती हूं तो वही 12-1 बजे के करीब चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगी, उसने बताया। तो फिर तुम बाई एयर आ जाओ, मैंने तेजी से कहा। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी, अभी टिकट लेकर बताती हूँ, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। इस रात खाना खाकर मैं पुरस्कून नींद सो गया। अगली सुबह में बेदार हुआ तो दिन काफी निकल आया था। मैंने फोन देखा तो इसमें बिमला का मैसेज था कि वो 11:30 बजे की फ्लाइट से निकल पड़ेगी। जयपुर से चंडीगढ़ कोई 1.5 घंटे की फ्लाइट थी। मैंने वक्त देकर हिसाब लगाया कि 1.25 घंटे की फ्लाइट के बाद वो तकरीबन 2.5 घंटे बाद चंडीगढ़ पहुंचने वाली थी। मैं फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो खुशगवार हैरत हुई। सभी लाउंज में थे और नाश्ता कर रहे थे। मैं भी उनके पास जा बैठा। अभी मैंने अपनी तरफ प्लेट भी नहीं सरकाई थी कि सरदार साहब का फोन आ गया। वाह राजवीर वाह, कमाल कर दिया तुमने, सरदार ने कहा। सुनाए कैसे हैं हालात, मैंने पूछा। लुधियाने में जुर्म की इस दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। इन्हें यकीन नहीं आ रहा कि बलराज इस तरह मारा जाएगा, उसने मखमूर लहजे में कहा। यह खुमार बता रहा था कि उसके मन में बलराज के लिए कितनी नफरत थी। मुझे वहीं तलाश किया जा रहा होगा, मैंने पूछा। बिल्कुल, ये तुम्हारा फैसला बहुत जबरदस्त था कि तुम फौरन ही वहां से निकल आए, वरना अब तक फंस गए होते। पुलिस एजेंसियां और सारे गुंडे मवाली तुम्हें तलाश कर रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए बताया। और सरदार साहब सुनाए, फरीदकोट सुख शांति है ना वहां पर, मैंने पूछा तो उसने गहरी संजीदगी से कहा। बसात पर जब 2 शातिर आमने सामने हों तो एक दूसरे की चालें समझ रहे होते हैं। जो मोहरे तुमने मार लिए हैं, इन्हीं से पता चलेगा कि तुम्हारी अगली चाल क्या है, इसका ख्याल रखना। हाँ जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन मुझे राकेश वर्मा चाहिए, वो कहां पर है, मैंने पूछा तो सरदार तेजी से बोला। तुम इसका ख्याल छोड़ दो, जिस मकसद के लिए तुम यहां आए हो उस पर ध्यान दो। वक्त कम है, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन और 1 रात। मुझे उसकी बात और लहजा ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। फितरी सी बात है, इतने बड़े शहर में किसी ऐसे शख्स को तलाश करना जिसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं, उसके मुतालिक मुझे कह रहा है कि मेरे पास चंद घंटे हैं या 1 दिन। वो ऐसा क्यों समझता कि मैं आंधी और तूफान की मानी जाऊं और किसी को कत्ल कर दूं? मुमकिन है मैं भी मारा जा सकता हूं। बावजूद इसके कि मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी, मैंने खुद पर काबू पाया और मुस्कुराते हुए बोला, कमाल करते हैं सरदार जी, मुझे ध्यान देना किस पर है? हाँ, ये बात तो है, उसने गोया खुश होते हुए कहा। तो इतने में रितु ने मेरे सामने नाश्ते से भरी प्लेट रख दी, जिसका मतलब यही था कि बात खत्म करूं। मैं बात करते हुए नाश्ता करने लगा। हाँ तो बताएं, मैंने कहा। वो यहाँ के अंडरवर्ल्ड का समझो एक बहुत ही ताकतवर आदमी है। मैं ये नहीं कहता कि वो सबसे बड़ा है, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके साथ जिन अनदेखे लोगों की मदद है, इनकी रसाई बहुत दूर तक है। इस तक पहुंच जाना और इसे खत्म करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैंने जल्दी से उसकी बात पूरी कर दी। वो चंद में खामोश रहा तो मैंने पुरस्कून लहजा में पूछा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो मिलेगा कहाँ? उसका नाम और फोन नंबर है मेरे पास, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। और हाँ, एक पुरानी तस्वीर है उसकी मेरे पास, सरदार ने कहा। भेज दें, मैं देख लेता हूं, मैंने कहा तो वो बोला, बहुत वहशी किस्म का बंदा है, ध्यान से। ओके, देखता हूं किस कदर वहशी है वो। ये कहते हुए मैंने फोन पर वक्त देखा। बिमला के आने में अभी 1 घंटा बाकी था। मुझे नाश्ता भी करना था और फिर एयरपोर्ट भी पहुंचना था, इसलिए मेरे पास वक्त थोड़ा रह गया था। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। इस दौरान राम टिकैत मुझे उसके बारे में बताता रहा कि कभी वो 3rd क्लास गुंडा होता था, फिर उसके साथ साथ उसने अपने इलाके में बदमाशी शुरू की, तो फिर वो एजेंसी के लिए काम करने लगा। अब उसका धंधा भी अरूज पर था और उसकी दहशत भी। मैं सुनता रहा। कुछ देर बाद मैं चाय पी चुका तो उसने भी फोन बंद कर दिया। रविंदर, हमें फौरी तौर पर एयरपोर्ट पहुंचना होगा। कितनी देर लगेगी, मैंने उससे पूछा तो वो बोला, जितना भी वक्त लगे, अब जाना तो है ही। कुछ देर बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। चमकता हुआ दिन बहुत जबरदस्त था, हर मंजर निखरा निखरा था। मेरे ज़हन पर बिमला सवार थी। इस वक्त मैंने वक्त देखने के लिए फोन खोला तो उद्दत की तस्वीर आई हुई थी। मैंने उसकी तस्वीर को खोला और गौर से देखा। मेरा मन चाहा कि इसी वक्त तस्वीर डिलीट कर दूं, फिर न जाने क्या सोचकर मैंने तस्वीर शहबाज को भेज दी। साथ में लिख दिया कि अगला हदफ ये है। अभी मैंने फोन वापस जेब में नहीं डाला था कि मेरा फोन बज उठा। नंबर अनजाने थे, कौन हो सकता था ये? यही सोचते हुए मैंने कॉल रिसीव कर ली। मेरे हेलो के जवाब में एक तंजिया और हकारत भरी आवाज उभरी, वेलकम टू चंडीगढ़। कौन हो तुम? मैंने पुरस्कून लहजे में पूछा।
जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। उद्दत है मेरा नाम। उसने कहा तो मेरे बदन में सनसनी फैल गई। किस कदर शैतान है ये तो। मैंने अभी तस्वीर देखी और वो हाजिर भी हो गया। मैं लाशौरी तौर पर इधर उधर देखा। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे कहीं आस पास मौजूद है। जिसका नाम मुझे मालूम हुए आधा घंटा भी नहीं गुजरा था, उसने मेरा फोन नंबर तलाश करके मुझे कॉल भी कर ली थी। मैं हैरत से ज्यादा अपने इर्द गिर्द खतरा महसूस करने लगा था। उद्दत के अचानक फोन आने से बिलाशुबा मैं हैरत ज़दा रह गया था। अगर ये कहा जाए कि मैं हवास बाख्ता हो गया था तो ये सच था। मेरी ये कैफियत चंद लम्हों तक रही, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही फोन कर लिया, मेरा वक्त बच गया। कहो कहाँ मिलोगे? अरे इतनी जल्दी काहे की है, जरा शहर की सैर वैर तो कर लो, थोड़ा सांस तो ले लो, मिलते हैं फिर। कुछ ज्यादा ही शौक है तुम्हें मरने का। उसे मजाक उड़ाते हुए खालिस लोफराना अंदाज में कहा तो मैं तंजिया अंदाज में बोला, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास मेरी जान। ओह अच्छा, चलो फिर जल्दी मिलते हैं, बल्कि मैं खुद मिलूंगा तुमसे आकर। उसने कहा और फोन बंद कर दिया। इसकी आवाज कार के अंदर गूंज कर रह गई थी। इसके लहजे में एतमाद था। मुझे इर्द गिर्द खतरा महसूस होने लगा। उद्दत को मेरे बारे में मालूम होना और मेरा फोन नंबर उसके पास इतनी जल्दी पहुंच आना कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? अगरचे ये सवाल इंतहाई अहमियत रखता था, लेकिन इससे भी ज्यादा ये अहम था कि मुझे फौरन मंजर बदलना था। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर साथ बैठे रविंदर से कहा, रविंदर यहाँ चंडीगढ़ में कोई महफूज ठिकाना मिल जाएगा? जैसा ठिकाना कहोगे भाई जी, शायद आप भूल गए हैं मैं यहाँ 10 बरस रहा हूँ और मेरे यहाँ पर। उसने कहना चाहा तो मैं बोला, तुम ऐसा करो फौरन वापस पलट जाओ, नैनो और रीतू को लेकर किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचो, मैं बिमला को लेकर आता हूँ। कोई खतरा है क्या? उसने तशवीश से पूछा तो मैंने उद्दत के फोन के बारे में उसे बता दिया। इसके चेहरे पर भी खौफ भरी परछाइयां फैल गई थी। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, रीतू को फोन करके कहें वो अपना सामान लेकर खामोशी से निकल आए। हम वापस वहीं घर के करीब जाते हैं और इन्हें ले आते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ठिकाना? मैंने पूछना चाहा। भाई जी आप ड्राइविंग करो, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, बिमला को भी देख लेंगे। रविंदर ने पुरस्कून अंदाज में समझाया तो मैं बोला, ओके बिमला अगर थोड़ी देर इंतजार भी कर लेगी तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनकर रविंदर ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी। मैं ड्राइविंग सीट पर आया तो पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो रीतू को फोन करने के बाद फोन ही में बिजी हो गया। मुझे वापसी के रास्ते का आइडिया था। हम ज्यादा से ज्यादा 2-3 किलोमीटर दूर आए थे। कुछ 10 मिनट बाद हम उस घर से थोड़ा फासले पर रुके तो रीतू और नैना सामान उठाए आती हुई दिखाई थी। रविंदर जल्दी से उतरकर इन तक पहुंचा। जो सामान पकड़ सका उसने पकड़ा और वापस गाड़ी में आ गया। वो पिछली नशिस्त पर सामान के साथ बैठी तो मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। राजवीर खैरियत तो है ना? इतनी तेजी? रीतू ने कहा, तुम क्या समझती हो हमारी जिंदगी में कहीं सुकून भी हो सकता है? मैंने खुशगवार अंदाज में कहा और कहका लगा दिया। वो खामोश रही तो मैंने उद्दत के फोन के बारे में बता दिया। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, यूं अंदाजा लगाने का कोई फायदा नहीं होगा कि उसे ये सब कैसे पता चला। हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कहीं छुप जाएं। बिल्कुल तुम दुरुस्त कह रही हो। अब देखें ये रविंदर हमें कहाँ लेकर जाता है। मैंने कहा, अगर ये कुछ न कर पाए तो मुझे बताएं, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। तुम भी ट्राई कर लो। मैंने कहा तो गाड़ी में खामोशी छा गई। रविंदर अभी तक मसरूफ था और मैं गाड़ी यूं भगाए चला जा रहा था। कुछ देर बाद वो खुशगवार अंदाज में बोला, लो जी घर मिल गया, ये देखो बंगला है पूरा। ये कहते हुए उसने तस्वीर दिखाई। वो बिल्कुल नया तामीर शुदा था। उसके साथ लोकेशन भी थी। हम तकरीबन आधे घंटे में वहां पहुंच गए। वहां पर सिर्फ एक चौकीदार था। उसने वो बंगला खोल दिया। तुम लोग यहाँ के मामलात देखो, मैं बिमला को लेकर आता हूँ। मैंने कहा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। ठहरो, तुम नहीं जा सकोगे। सिक्योरिटी कैसे पार करोगे? रविंदर ने कहा, ऐसा करो तुम ही उसे ले आओ, मैं यहीं रहता हूँ। मैंने सोचते हुए कहा तो उसने इत्मीनान से सर हिला दिया। नैना और वो दोनों निकल गए। मैंने रीतू को सामने बिठाया और उसे बिमला के बारे में बताया कि वो कौन है, उसे बहुत ज्यादा अहमियत देनी है। रीतू ने बेइख्तियार हंसते हुए कहा, जो हुक्म जहां पना, तुम दोनों को तखलिये का पूरा मौका फराहम किया जाएगा। ये मैं बाद में बताऊंगा कि मुझे तखलिया क्यों चाहिए। अभी हम कोई चाय वगैरह का बंदोबस्त कर लें? मैंने पूछा। हाँ जरूर, उसने कहा और उठ गई।